नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरी सहयोगी पूजा और प्रशांत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम तीनों मिलकर आज आपके स्टॉक्स को लेकर तमाम दुविधाओं का समाधान करेंगे हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए। और इस शो में होता क्या है, दरअसल इस शो में हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। जी हाँ, अगर आप भी अपने कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप योर स्टॉक्स पर भेज सकते हैं। कैसे? व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को और नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव भी मौजूद हैं। खासतौर से अगर इस वक्त आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में झटपट अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल डालिए। किस भाव पे खरीदारी कर रखी है आपने और कितना आपको समय देना है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तमाम डिटेल्स हमको दीजिए ताकि हम आपके सवाल हमारे पैनलिस्टों के सामने रखें और आपको बताएं कि आपको इस ट्रेड में क्या करना चाहिए। तो चलिए बाजार की ओर भी हम रुख करते हैं और साथ ही हमारे दो मेहमान, खास प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश कोरक्षकर और तनिषा अकेडमी के नीतिलेश पावस्कर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज न सिर्फ बाजार की चाल पर अपनी राय रखेंगे बल्कि कहां किस तरह से कमाई हो सकती है, इस तरह के बाजार में आपको क्या करना चाहिए, आपको सलाह भी देंगे। लेकिन झटपट एक बाजार का लेवल भी हम देख लेते हैं, जहां पर फिलहाल हम देख सकते हैं अगर निफ्टी की बात करें 21,800 के आसपास यहां पर लेवल्स फिलहाल कमजोरी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या ये कमजोरी गहराएगी? साथ ही अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स पे एक बार चेक कर ले तो 45,000 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से जब बाजार की शुरुआत हुई थी, उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी आती हुई दिखाई दे, क्या वो नरम होती हुई दिखाई दे रही है? 45,700 के लेवल बैंक निफ्टी में फिलहाल आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई तो दे रहा है। और अब इस तरह के बाजार में आप इंडेक्स में कैसे ट्रेड ले सकते हैं? नीतिलेश, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। बाजार में बहुत उम्मीद ये की जा रही थी, देखा ये जा रहा था कि अगर शॉर्ट कवरिंग हो तो बाजार का मोमेंटम कल के बाद थोड़ा सा और बाउंस बैक भी करे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अब कितनी टिकाऊ आपको दिखाई दे रही है? देखो, गुड मॉर्निंग। पहले तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरे क्लाइंट्स को क्लियर करी, एक ही चीज का है, 22,150 से लेके 22,300 ये लेवल्स हमारे लिए सेल का होगा और हम लोग शॉर्ट में अभी भी बैठे हुए हैं। और मेरा जो टारगेट है, पहला इनिशियल टारगेट जो है 21,600 से लेके 21,000 ये लेवल के लिए, मतलब सीधा वहां से 600 पॉइंट की हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च में आने वाले मंथ में। तो अभी के लिए जिनको भी प्ले करना होगा वो एक बार का जरूर ध्यान रखें। 21,850 जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक डाउन होने के बाद अब एक 22,000 मतलब एक 150 पॉइंट का एक रेंज बना के वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। 22,100 आपका स्टॉप लॉस होगा और 21,600 आपका इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट होगा। और वहां से ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो 21,200 से लेके 21,000 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 45,500 से लेके 45,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट जब तक होल्ड है तब तक थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए एक होप है, लेकिन ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ से एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। वो लास्ट 45,000 से लेके 44,500 एक इंपॉर्टेंट नंबर है, वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन है, वो थोड़ा सा नेगेटिवनेस ज्यादा शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सेल ऑन राइज का ही रणनीति करना पड़ेगा जब तक बैंक निफ्टी अभी 46,200 से लेके 46,400 ये लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है, तब तक कोई भी लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। सेल ऑन राइज का ही रणनीति रखना पड़ेगा। तो फिलहाल इंडेक्स पर जो रणनीति है उस पर इस वक्त सतर्क नजरिया और ख़ास रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त इंडेक्स को देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और पहले कॉलर जो हैं उन्हें अपने चर्चा में शामिल करते हैं। राजू कचेरा हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। राजू जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर, हमने सुजलॉन का शेयर बाई किया था 22 रुपए कुछ पैसे में जी। तो सर उसको होल्ड करना है या सेल करना है? 50 शेयर खरीदे थे हमने। जी जी, पहले तो आपको इस बात की बधाई देनी होगी क्योंकि बहुत ही अहम लेवल्स पे जहां से ये स्टॉक राइज होना शुरू हुआ है उस लेवल पे आपने स्टॉक में एंट्री ली है। फिलहाल आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है स्टॉक पे, लेकिन अब तक आप लगभग 70% के करीब मुनाफा कमा चुके हैं। तो अविनाश जी, सुजलॉन में अब जो है वो क्या रणनीति होगी? 22 रुपए की इनकी खरीद है।
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत छोटी है। तो मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ा-सा अगर ये कम से कम और 1 साल भर का नज़रिया देते हैं, तो इनका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि काफ़ी बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। अभी विंड एनर्जी को देखें तो काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट ने भी किए हैं। तो जो टर्नअराउंड शुरू हो चुका है सुज़लॉन का, वो आगे भी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नज़रिया कम से कम 12-15 महीने रख के यहाँ पे होल्ड करिए। क्वांटिटी बहुत छोटी है, उसलिए मैं मुनाफ़े की सजेशन नहीं दूँगा। बट मेरे ख्याल से अगर ये 60-65 रुपए जाता है, तो इसमें डेफिनिटली 50% प्रॉफिट्स आपको बुक करना चाहिए। ये है सलाह सुज़लॉन एनर्जी पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं और हमें पश्चिम बंगाल से सुनील चौधरी जी ने कॉल किया है। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ सर। सुनील जी अपना सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी मैम, मेरा मैम नेशनल फर्टिलाइजर पे 122 रुपये से खरीदी भाव से 50 मैम है इक्विटी सर। तो मैम अभी तो मैम दाम बहुत घट गया है, बहुत ऊपर। मैम अभी क्या करें मैम? ओके नितिलेश जी सलाह दीजिए। 122 पर इन्होंने लिया था और इनकी खरीदारी के लेवल से काफ़ी टूट चुका है ये शेयर। 1200 के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। क्या करें स्टॉक में, और गिरावट आपको नजर आ रही है या फिर बने रहना चाहिए? और स्टॉप लॉस भी इन्हें बताइए। देखो, अगर हम लोग वीकली चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट है 87 से लेके 90 इस रेंज में जो ब्रेकआउट आया था, उसी लेवल को ये टेस्ट करने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। अगर 85 से लेके 87 इस रेंज में आता है तो यहाँ पे अपने लॉन्ग्स थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और 78 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं 85 से लेके 87 इस रेंज में 78 का स्टॉप लॉस होगा। और विचार में अगर यहाँ पे 110 112 ये लेवल्स देखने को मिलते हैं तो एवरेज बना के वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। लगा के आपको यहाँ पर सलोन राइस की सलाह दी हुई। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर M.K. अग्रवाल मुरादाबाद से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? मेरे पास LT फूड के शेयर हैं, 2000 शेयर मैंने लिए थे 210 रुपए में। 210 वो बराबर डाउन जा रहा है। और दूसरा मेरे पास जो है तेजस नेटवर्क के शेयर है 1000, वो मैंने 802 रुपए में लिए थे। दोनों ही शेयर काफी डाउन हो गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? सर और कितना समय आप देना चाहते हैं? जब खरीदा था तो कितना नजरिया आपको बनाकर रखना था? बिकॉज दोनों में ही आप घाटे। 2-3 महीने का था, 2-3 महीने का और ज्यादा कर सकते हैं। नहीं मतलब बराबर टूट रहा है। तेजस ये LT फूड तो ज्यादा ही टूट गया था, 234 तक गया था और एकदम फिर क्या स्थिति है इसमें? कोई इसके बारे में कहीं टीवी पे आता भी कुछ नहीं है। तेजस नेटवर्क इसके LT फूड के बारे में तो कोई बताता भी कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। चलिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। नितिलेश आपके पास आऊंगी। देखिए LT फूड्स और तेजस नेटवर्क दोनों में ही इनके घाटे में है। LT फूड्स में इनकी बाइंग जो है वो 210 की है। बताइए, शॉर्ट टर्म के नजरिए के हिसाब से लिया था लेकिन लगातार टूट ही रहा है। देखो, LT फूड में अभी देखेंगे तो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग देखें तो 170 से लेके 175 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप एक बार के लिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 165 रुपीज का। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 185 से लेके 188 ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन का कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो वहां से एक मोमेंटम स्टार्ट होगा। एक्चुअल रैली इसमें तभी स्टार्ट होगी जब ये 210 रुपए के आसपास ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। 165 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 185 अगर ये क्रॉस करता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उस क्वांटिटी के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 178 होगा। और 210 के आसपास एक बार के लिए नया जो फ्रेश क्वांटिटी लिया है उसका प्रॉफिट बुकिंग करें और बाकी की क्वांटिटी एज इट इज होल्ड करें बड़े टारगेट की। लगाने की जरूरत है। तेजस नेटवर्क 802 पे लिया हुआ है नितिलेश, इसमें भी शॉर्ट टर्म नजरिया है। देखिए, तेजस नेटवर्क में अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिला है 640 से लेके 650 इस रेंज से। तो जब तक ये स्टॉक 760 780 जहां पे एक मेजर ब्रेकडाउन एरिया हमें देखने को मिला था, तब तक जब ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकता है। तो अभी अगर आपके पास है तो एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करें 710 रुपए के आसपास। 710 से लेके 720 एक रेंज स्टॉप लॉस का होगा। इसके नीचे जाएगा तो फिर अपने
प्रीवियस लोज को ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया आपके अहम स्टॉक्स पे उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम शंकाओं का समाधान हुआ। अब चलिए कुछ और भी सवालों पर फोकस करते हैं और हमें फेसबुक पर ही कुछ सवाल आ रहे हैं। जुबिलेंट फूड्स पर अजय जी ने सवाल भेजा है, पंजाब से हैं ये, और इन्होंने 600 शेयर्स 481 के भाव पर लिया हुआ है जुबिलेंट फूड का। अविनाश जी, आप सलाह दीजिए, जुबिलेंट फूड 481 पे लिया था, अगर मौजूदा भाव देखें तो अभी हल्का नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में। 463 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, क्या करें, क्या सलाह होगी आपकी स्टॉक पर? पूजा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि सारे जो QSR कंपनीज है वहां पे हमने देखा है कि डिमांड थोड़ा सा कम हो चुका है, मार्जिन प्रेशर हो चुका है, और इसका यही नतीजा हो चुका है कि ये सारी कंपनीज को एक जमाने में जो बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती थी वो अभी डिसेलरेट हो रही है। बट इसका मानना ये नहीं कि लॉन्गर टर्म में ये बिजनेस चलेगा नहीं। इंडिया में जो कंजम्पशन का थीम है वो अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। तो नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल है तो ही ये निवेशक को यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि अगला 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है, मार्जिन प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे लंबी अवधि की ही अगर इनकी टाइम फ्रेम है तो ही यहाँ पे ये निवेशित रह सकते हैं। तो ये है सलाह जुबिलेंट फूड पर। अब आगे बढ़ते हैं और अब मैनेजमेंट को भी शामिल करेंगे। कोलकाता आधारित हेल्थ केयर कंपनी आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है और कंपनी के ग्रोथ, कारोबार और आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर अनुराग टांटिया और ग्रुप CFO अतुल टांटिया मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले अतुल जी, मेरा सवाल आपसे होगा। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको लिस्टिंग के लिए। अब हम समझना चाह रहे हैं कि पिछले 3 साल में अगर कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ देखें तो वहां पर करीब 14% की औसतन ग्रोथ देखने को मिल रही है। आने वाले समय में क्या रीडिंग है आपकी, किस तरह से ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हमारे जो आपको देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि अब यहाँ से कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। हमारा जो टॉप लाइन है लास्ट 3 साल में कैगर ग्रोथ किया इनफैक्ट 19.5%, 14% नहीं। हमारा एक नया हॉस्पिटल आ रहा है रायपुर में, और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है हावड़ा और अगरतला, ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। तो हम टॉप लाइन ग्रोथ लगभग जहां हमने लास्ट 3 साल में जो अचीव किया है वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाते हुए। एंड ऑब्वियसली एक नंबर हम दे नहीं सकते क्योंकि हम ऑलरेडी साइलेंट पीरियड में हैं। अब बोर्ड मीटिंग होगी 3rd क्वार्टर की, उसके बाद हम ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के पास वापस आएंगे अर्निंग्स कॉल में। अतुल जी, थोड़ा सा विस्तार योजना पर ही बात करते हैं। हमने देखा कि आपने नॉर्थ ईस्ट साइड में थोड़ा सा अपना एक्सपेंशन जो है वो बढ़ाया है, लेकिन अब जो है आपने MOU साइन किए हैं छत्तीसगढ़ और रायपुर के इलाकों में भी, जिसका आपने जिक्र भी किया अपने जवाब में। लेकिन जो मॉडल्स हैं जिनके तहत आप ये MOU साइन कर रहे हैं वो एसेट लाइट मॉडल्स हैं। अगर मैं इसमें कमाई का नज़रिया समझना चाहूँ तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू किस लिहाज से आप देख रहे हैं कि इन तमाम रीजन्स में अगर आप विस्तार करते हैं और इस नए मॉडल के तहत जाते हैं तो कितनी कमाई पर आपको असर पड़ेगा, कितनी कमाई और आती हुई दिखाई देगी? रायपुर का काफी कनेक्ट है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से, और हम उसको ईस्टर्न पार्ट में ही ब्रॉडली समझते हैं। हमारा फोकस ईस्टर्न पार्ट में ही रहेगा आगे जाते हुए भी, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में काफी कम बेड्स हैं कॉर्पोरेट हेल्थ केयर के, आप अगर पूरी कंट्री से कंपेयर करेंगी तो। और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रायपुर से मोटा मोटी अगर जब मैच्योर होता है 65-70% ऑक्यूपेंसी लेवल पर, तब ये 150 बेड का हॉस्पिटल लगभग 100 करोड़ रेवेन्यू दे सकता है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 4 साल कमीशनिंग के बाद हो जाएगा। ये अनुमान है हमारा आज के प्राइस लेवल्स पर। ऑब्वियसली 3-4 साल में प्राइस भी बढ़ जाएगा। सो आज के प्राइस लेवल्स पर लगभग 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू 65-70% ऑक्यूपेंसी पे एक्सपेक्ट करते हैं वहां से। बिल्कुल। अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब हम आपकी तुलना बाकी लिस्टेड प्लेयर्स से करके देखते हैं तो ऑक्यूपेंसी रेट आपकी थोड़ी सी कम नजर आती है। जरा बताएं इसके पीछे की वजह क्या है और क्या आगे आप इन नंबर्स को और आगे बढ़ता हुआ देखेंगे? हमारी एवरेज ऑक्यूपेंसी अगर आप देखेंगे 60% के आसपास में है। ये थोड़ी सी कम है लिस्टेड प्लेयर्स से, क्योंकि हमारी जो नई हॉस्पिटल है हावड़ा को, जिसको खाली 1 साल हुआ है पोस्ट कोविड कमीशनिंग के,
उसमें ऑक्यूपेंसी करीब करीब 50% पे है। वो हॉस्पिटल की ट्रैक्शन अच्छी चल रही है और जैसे जैसे उस हॉस्पिटल का रैंप अप होता है अगले 1.5-2 साल में हमारी एवरेज ऑक्यूपेंसी भी 70% के आसपास चली जाएगी। हमारी बाकी मैच्योर हॉस्पिटल्स 75% से ऊपर में ऑक्यूपेंसी में काम कर रही है और जैसे जैसे हावड़ा की इंप्रूवमेंट होती है ओवरऑल एवरेज ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। अनुराग जी, हम देख रहे थे कि कंपनी अपना जो 90 वो प्राइवेट पेशेंट्स के जरिए वहां से योगदान आ रहा है और आपकी गवर्नमेंट स्कीम या कॉर्पोरेट टाइप्स में ज़्यादा कुछ एक्सपोजर नहीं है। आने वाले समय में क्या इस मिक्स में हम कुछ बदलाव देखेंगे? ये स्ट्रैटेजी हम लोग के लिए अच्छी काम कर रही है। हमारी 80% से ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू EBITDA कन्वर्जन है और इस स्ट्रैटेजी को चेंज करने के हमारे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम नेबरहुड टर्शरी केयर हॉस्पिटल के हिसाब से काम करते हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ हमारे पेशेंट्स वही 4-5 किलोमीटर रेडियस के अंदर से ही आते हैं। इन 4-5 किलोमीटर रेडियस में हॉस्पिटल भरने के लिए कैश और इंश्योरेंस पेशेंट्स काफी हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बिजनेस सीक आउट नहीं करते हैं। इस समय पे हम ये स्ट्रैटेजी को कोई चेंज नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही आज समय देने के लिए और अपने विस्तार योजनाओं पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जीपीटी हेल्थ केयर हाल की लिस्टिंग और जो रिस्पांस था वो तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज देखिए अभी फिलहाल 9% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है जीपीटी हेल्थ केयर का। एक बार आशीष जी से समझ लेते हैं। आशीष जी बताइए, जीपीटी हेल्थ केयर अभी 9% ये स्टॉक आ चुका है। हालांकि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी लेकिन अब तेजी से ऊपर आया ये स्टॉक। अगर आईपीओ की बात करें, कंपनी की बात करें, तो कैसी लग रही है आपको? पूजा, ये मेरे लिए सवाल है? माफ कीजिएगा अविनाश जी, जी आपके लिए सवाल है। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जीपीटी हेल्थ केयर एक ऐसा बिजनेस है जो हम समझते हैं कि एक सनराइज इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में अभी भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की काफी कमी है। टर्शरी हॉस्पिटल होने का एक फायदा है कि इनका जो कस्टमर बेस है वो करीबन 4 या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही इनको मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली प्रॉमिसिंग बिजनेस है। हालांकि देखिए आईपीओ में इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट मेरे ख्याल से अगर कंपनी अपने नंबर्स के ऊपर और आपके ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पे अगर अच्छी तरह से उतरती है और नंबर्स अच्छे दिखाती है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट ऐसे कंपनीज को रीरेट जरूर करेगा। मेरे ख्याल से अगर किसी को अभी भी इस स्टॉक में पोजीशन लेना है तो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया से यहाँ पे पोजीशंस आप बना सकते हो। हमें लगता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि अभी हाल ही में जो करेक्शन मिड कैप्स में हुआ है, इससे मैं यही कहूंगा कि आपको जो भी ट्रेड लेना है मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले लीजिए। शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर YouTube के दर्शकों की ओर भी हम थोड़ा सा रुख कर लेते हैं और दर्शक लगातार एक ही सवाल बहुत बार डाल रहे हैं। सार्थक सेठ अपना सवाल लगातार डाल रहे हैं और अविनाश जी, इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है। NBCC में 47 की इनकी खरीदारी है और इतनी ही जानकारी इन्होंने दी है। क्या फ्रेश लेवल्स पर बाइंग और करनी चाहिए? NBCC पर ये सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक कविता, मुझे लग रहा है कि 47 की खरीदी है, अभी ऑलमोस्ट 3 गुना शेयर बढ़ चुका है। देखिए मेरे ख्याल से पहला जो डिसीजन उनको लेना है कि अपना कैपिटल उनको फ्री करना है। देखिए नॉर्मली हम बाजार में देखते हैं कि एक वन साइड तेजी जब चलती है तब लोग बिल्कुल शेयर बेचते नहीं। वो ये समझते हैं कि और थोड़ा शेयर ऊपर जाएगा तब हम बेचेंगे। तो 3 गुना शेयर बढ़ गया इनका। इनकी बाइंग प्राइस 47 है, अभी 130 रुपया चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रूल इनको अडॉप्ट करना चाहिए। थोड़ा सा अगर शेयर कमजोर होता है, मान लीजिए 100 रुपए के नीचे आता है, तो थोड़ी सी खरीदी ऐड कर सकते हैं। बट एटलीस्ट अपना कैपिटल फ्री करिए ताकि इस बाजार में वो थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से काम करे, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तभी गिरावट भी उतनी तेजी से आती है। तो ये एक बेहतर नज़रिया इस वक्त NBCC पर आपको मिलता हुआ। सवाल आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी YouTube पर बहुत सारे आ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है वो 3.5% ऊपर है। जिस तरह से बहुत सारी अहम खबरें ग्रुप को लेकर आई हैं और उस हिसाब से एक्शन भी नज़र आ रहा है। अब जियो फाइनेंशियल में 2 तरह के सवाल हैं। एक तो लोग इस तेज़ी की सवारी करना चाहते हैं, दूसरा एक सवाल है
कि लोग कुछ अहम लेवल्स जानना चाहते हैं कि जहां पर वो एक्यूमुलेट कर सकें या जहां पर नज़रिया रख सकते हों। चलिए इस पर एक राय हम लेने की कोशिश करते हैं और नितलेश आपके पास आना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी ठीक है नितलेश, जरा बताइए जियो फाइनेंशियल पर क्या राय होगी। दो तरह के सवाल आ रहे हैं, एक तो इस तेजी को देखते हुए लोग बाय और सेल की रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, दूसरा कि कोई अहम लेवल जैसे 280 का लेवल एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या यहां पर अगर इससे नीचे आता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए। जी, अगर वही अभी मैं चार्ट्स को डिटेल में स्टडी कर रहा था, वहाँ पे 260 से लेके 280 एक इम्पोर्टेंट एरिया था, उस लेवल को ब्रेकआउट किया मार्केट ने। तो फिर से अगर रिटेस्ट करता है वही लेवल के ऊपर तो वहाँ पे लेना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी करके 280 से लेके 260 इस रेंज में लेना चाहिए, लेकिन ज़रूर 245 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल के नीचे जाएगा तो खराब होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार के लिए 260, 280 अगर आता है तो वहाँ पे एक अच्छा बाइंग होगा 245 के स्टॉप लॉस के लिए। अभी जिनका भी पोजीशंस है, कुछ चैनल के ऊपर या फिर कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने पूछा था तब मैंने जियो फाइनेंशियल के बारे में 340, 350 का एक टारगेट दिया था। तो हालाँकि वो हिट हो चुका है, लेकिन अभी जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है, वो 305 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। 327 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, आवरली चार्ट को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, 327 क्रॉस होने के बाद एक बार के लिए 345 मतलब जो प्रीवियस है, वो हमें देखने को मिल सकता है। 327 क्रॉस होने के बाद हमें 315 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके 340, 345 के आसपास 50 से 60% क्वांटिटी को बुक कर लेना चाहिए और एज इट इज बड़े टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। तो दो प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके बताए हैं जिसके थ्रू आप होल्ड कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस पर नज़र रखिए और अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया तो स्टॉप लॉस लगाइए और 340, 345 के लेवल्स आ सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसके पार निकला तो फिर एक लंबी तेजी दिखेगी। अभी फिलहाल जो इमीडिएट टारगेट नज़र आ रहे हैं तेजी के, वो 340 से 345 के पास हैं। 3% ऊपर आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार भी कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और फरवरी सीरीज की एक्सपायरी आज हो रही है और एनालिस्ट किन शेयरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, एक्सपायरी पोल लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अंश बताइए। राय कहाँ है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक कहाँ क्लोज हो सकता है, तो ये डेटा सबसे पहले हम बात करेंगे। और 50% ये कहते हैं कि 21,850 से लेके 22,000 का जो लेवल है इस रेंज में क्लोज होने के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में 45,900 से लेके 46,300 पर 50% कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लोज होगा और 45,500 से लेके 45,900 के बीच कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लोज होगा कुछ 40% लोग। अगर हम ये सीरीज़ की बात करें तो भले आज मार्केट थोड़ा नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट देखा जाए सीरीज वाइज में तो फेब सीरीज में निफ्टी अब भी कुछ 2.5% ऊपर है और निफ्टी बैंक भी 2% ऊपर है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर एनालिस्ट की राय है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं अगले सीरीज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव वाले स्टॉक से और यहाँ हमें नजर आ रहे हैं लॉरस लैब, इन्फोसिस, MCX, टाटा मोटर्स और SBI। नेगेटिव स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ हमें दिख रहे हैं जुबिलेंट फूड्स, GNFC, सिंजिन, एशियन पेंट्स और UPL जैसे स्टॉक्स। तो ये है फरवरी सीरीज पर मार्च सीरीज में कहाँ किन स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है, एनालिस्ट किन स्टॉक्स पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हमने आपको बताया। और पोल के मुताबिक आज एक्सपायरी कहाँ हो सकती है ये भी हमने बताया। करीब 50% जानकारों का मानना है कि 21,850 से 22,200 के पास हो सकती है एक्सपायरी। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको बताए। बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये सब एनालिसिस करने के लिए। चलिए रुक हो गया है रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट की ओर, ऑप्शंस के चैंपियन। और आज हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि बताएं क्या है आपके चैंपियंस की लिस्ट में आज? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे रहेगा तो एक्सिस बैंक में रहेगा। ओवरऑल कल की सेशन के बाद हम देख रहे हैं कि अभी भी बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे जो है वो एक वीकनेस बनी हुई है और एक्सिस बैंक आज यहाँ पर ऑलरेडी अपना एक सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुका है। तो एक्सिस बैंक में यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड बनता है। पुट ऑप्शन खरीदी है आपको 1,050 की मार्च सीरीज की 25 से 26 रुपए के अंदर। अभी फिलहाल इसका भाव करीब 23 रुपए चल रहा है। 25 से 26 रुपए पे इस पे
इसको खरीदे। इसका जो लक्ष्य बनता है तो 40 से 45 रुपए का इसका सेकंड टारगेट बनता है, वहां तक आपको इसमें अपसाइड देखने को मिलेगा। और इसका जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है तो 18 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलना है। अधिकतम मुनाफा यहाँ पे आपको सेकंड टारगेट अचीव होने पे 12,500 का हो सकता है और अधिकतम नुकसान जो है वो 4,375 तक का हो सकता है। ऑलमोस्ट 1:3 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो इसी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए एक्सिस बैंक पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लें। पर मार्च पुट खरीदने की सलाह दी जा रही है 25 से 26 के लेवल्स, लक्ष्य 40 से 45 तक का, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 18 का रखने की सलाह दी जा रही है ध्वनि की तरफ से। और अधिकतम मुनाफा जो आंका जा रहा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है लगभग साथ में आप डिस्क्लेमर भी एक देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और एफएनओ ट्रेडिंग में क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा जोखिम का आपको ध्यान देना है और लिहाजा ये डिस्क्लेमर भी।